हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग मॉडल पेपर करेंगे और यह मॉडल पेपर होगा 2। आइए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। आपको बताना चाहेंगे टोटल 100 प्रश्न हैं। धैर्य बना के कीजिएगा। इसमें 100 प्रश्नों में मान के चलेंगे आप 200 प्रश्न लेके जाएंगे। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं और प्रश्नों का लेवल भी आप देख पा रहे होंगे। पहला ही प्रश्न शुरू हो रहा है। पहला ही प्रश्न है व्याकरण से। व्याकरण में संधि से, जहाँ से 1-2 प्रश्न किसी भी परीक्षा में तैयार होते रहते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखेंगे और देखेंगे यह प्रश्न, और आप देखेंगे एक एक संधि कितनी बार यह परीक्षा में रिपीट हुई है, आप देख के ही समझ पा रहे होंगे। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप सभी। ये रहा आपके समक्ष प्रश्न संख्या 1। निरोग, दीर्घाकार, सदाचार, प्रत्येक। तो आप देख पा रहे हैं निह धन रोग, निरोग हो जाएगा। यह हो जाएगी विसर्ग संधि। तो एक में तीसरा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक में तीसरा है। प्रश्न आपका यही सही हो जाएगा। लेकिन अभी आप तो कर रहे हैं, एग्जाम में तो बैठे नहीं हैं। चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं। दीर्घाकार दीर्घ संधि है। सदाचार, तो आप देख पा रहे हैं सदाचार, यह व्यंजन संधि है। सदधन आचार, सदाचार। प्रतिधन एक, प्रत्येक, यहाँ यड़ संधि है। ठीक है, तो आप व्याख्या के साथ साथ जो भी प्रश्न आपको नए लगे अपनी डायरी में नोट डाउन करते चलिएगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न। अब आप देखेंगे दूसरा प्रश्न आज का। यहाँ पे है दूसरा प्रश्न है, आधुनिक संदर्भ में कर्म तथा भाग्य एवं आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व को दर्शाने वाला नाटक है। यहाँ पे नाटक पूछा जा रहा है। नाटक सभी हैं, अंधा युग भी नाटक है, एक और द्रोणाचार्य भी है, जो दोनों लगे हुए हैं कहाँ पे, आपके पाठ्यक्रम में, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। प्रश्न संख्या 2 को आप बताएंगे कि यहाँ पे भाग्य एवं आप देख रहे हैं कर्म तथा भाग्य, आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है। तो आप सभी पढ़े होंगे अंधा युग। इसका ऑप्शन बी सही होगा, अंधा युग है। द्रोणाचार्य भी आप पढ़े होंगे, इसमें 2 कथाएं साथ साथ चलती हैं। और आप देखेंगे कबीरा खड़ा बाजार में और हानूस, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं। तो जिसका तमस है, तमस किसका है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तब हम आगे इस पे बातचीत करेंगे। चलिए आज का तीसरा प्रश्न है आपके लिए। इजी प्रश्न है और कहानी से प्रश्न है। धुलाई वाली कहानी लगी हुई है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, और धुलाई वाली कहानी पूरी कहानी 21 कहानियाँ यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो लगी हैं, चैनल पे अपलोड है। कहानी यूजीसी नेट में लगी कहानी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, क्रम से आप सारी कहानियाँ पढ़ जाइए, क्योंकि आपका कहानी से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए। तो धुलाई कहानी में धुलाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तौलिया से, बिस्तर से, टोपी से, साल से। तो ये साल से संबंधित है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन आपका सही हुआ। अब रहा ये प्रश्न आपके समक्ष 4 नंबर का। तो आप ध्यान देंगे, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया था। प्रश्न की शैली देखिएगा, कहने का तरीका तो आप समझ जाएंगे कथन किसका है। एक, यह कथन किस विद्वान का है। रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आप पढ़ते ही समझ गए हैं, जब आप शुक्ल जी की पुस्तक पढ़े होंगे तो यह शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, और आपको मिलान करना है यह प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं प्रश्न को। अब आप बताइएगा सभी लोग। निम्नलिखित नाटक और नाटककार को सुमेलित करना है। अब आपको बताना है 5 नंबर के प्रश्न में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल ए का किसका हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा है, राक्षस का मंदिर। अब आप देखेंगे दूसरे में देखेंगे भट्ट जयशंकर, उदय शंकर भट्ट का है विक्रमादित्य। किसका है, विक्रमादित्य। अब आप बताएंगे, इजी आपके लिए प्रश्न बन चुका है। अब आप ध्यान दीजिए, चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा है, तो यह है अमर राठौर। अब आप देखेंगे सेठ गोविंद जी का कौन सा है, तो यह है कर्तव्य। कौन सा है, कर्तव्य। अब आपको बताना है 5 नंबर के प्रश्न में क्या सही होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप मिला लिए होंगे, सी ऑप्शन आपका सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 पे। यहाँ पे आपने देख लिया, आप देखेंगे आप 6 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न अच्छा है। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे आपको बताना क्या है, क्या बताना है, असंगत युग्म का चयन करना। संगत नहीं, असंगत। जो भी चीज़ें पूछी जा रही परीक्षा में उसे आप थोड़ा सा, यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रॉब्लम होती है कि आप स्क्रीन पे देखते होते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए प्रैक्टिस जितना करेंगे सफलता उतना आसानी से मिलेगी। ध्यान दीजिए। अब आपको बताना है असंगत कथन। तो युगल, युगल रस माधुरी क्या है, राधा कृष्ण बिहार और वृंदावन का सरल भाषा में वर्णन है। रसिक गोविंद अलंकार वर्णन तथा लक्षण ग्रंथ है। समय प्रबंध राधा कृष्ण की ऋतुचर्या और कलयुग रासो है नायिका भेद। अब आपको 6 नंबर के प्रश्न में बताना है क्या सही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं असंगत में ये है डी आपका सही है, बाकी ये तीनों सही है। डी में नायिका भेद नहीं है। अब थोड़ा सा खोजिए आप लोग भी, थोड़ा प्रश्नों को समझते हुए कि क्या हो सकता है ना। चलिए कुछ प्रश्न आपके लिए भी छूटेंगे, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। तो सबको पता है कि जूही की कली ही निराला की ऐसी रचना थी जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका में संपादन करने से मना किया था। वह पत्रिका कौन सी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न सुनते ही आपके दिमाग में कौध जाना चाहिए, है ना। चलिए अब आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। तो प्री प्रवास, भारत भारती, रश्मिरथी, जूही कली, सारे प्रश्न इजी हैं। अब सीधा आप बताएंगे 7 नंबर के प्रश्न में क्या सही होगा। यहाँ पे हम पहले क्रम से लगा लेते हैं 7 नंबर में, तो आपको बताना है। ध्यान दीजिए। तो जूही की कली का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो 1916 ईस्वी। कब हुआ है, 1916 में। भारत भारती, तो भारत भारती आप जान पाएंगे, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, 12 में। प्री प्रवास 14 में। सी का दूसरा हो गया, तो ये यहाँ पे देखिए सही हो गया ना, आपका बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन आपका सही हो गया। प्रथम रश्मि, तो प्रथम रश्मि डी का कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1919 में प्रथम रश्मि। ये रहा आपका प्रश्न। अब आपको ये भी याद आना, जूही की कली किसकी है, भारत भारती किसकी, परिप्रवास सरयोद की है, प्रथम रश्मि किसकी है। तो आपके दिमाग में इतना स्पेस होना चाहिए कि आप तुरंत समझते जाएं, है ना। चलिए अब रहा 8th नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपको परेशान करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा 8th नंबर का प्रश्न। अब आप बताएंगे कि प्रकाशन वर्ष, ये उपन्यास है, सभी क्या है, उपन्यास है, इस चीज़ को आप इंडिकेट कीजिएगा। अब 8th नंबर के प्रश्न को आप बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे 8th नंबर के प्रश्न को, तो यहाँ पे देखेंगे आप उखड़े हुए लोग का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1956 ईस्वी है। वे दिन निर्मल वर्मा की रचना है। यह कब की है, तो 1958 की है। चलिए सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी का है। कब का है, 52 का है। अब एक बचा अंधेरे कमरे, 72 का है। कब का है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे अंधेरे कमरे, भाई इधर से देख, अंधेरे कमरे, ये है 1972 ईस्वी। अब आप क्रम से लगा लीजिए, आपको मैंने प्रकाशन वर्ष बता दिया 8th नंबर के प्रश्न में। तो आपको अब बताना है, बताइए फटाफट, अब तो आप इजी से कर जाएंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हुआ। सूरज का 7वां घोड़ा सबसे पहले आएगा, क्या आएगा, 52 में है। इसके बाद 56 है, 58 है, 72 है। ठीक है, चलो ए ऑप्शन आपका सही हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद के प्रमुख विचारक, उत्तर संरचनावाद के प्रमुख विचारक, मुख्य विचारक हैं बेडले, दांते, जॉनसन, सस्यूर। आप बताएंगे 9 नंबर के प्रश्न में, तो ये हो जाएंगे डी। कई बार यह प्रश्न रिपीट होता है, याद रखिएगा। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का। कुछ ऐसे राइटर हैं जिनके अब वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे 10th नंबर के प्रश्न को सबसे पहले देखिए, कचनार, सबसे ऊपर से ही देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम नीचे से देख लेंगे, कचनार यहाँ पे है तो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, चलिए कचनार का प्रकाशन वर्ष देखेंगे तो 1947 ईस्वी है। कब है, 1947। मृगनयनी 1950 है। क्या है, 1950। अब देखेंगे रामगढ़ की रानी का भी प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी है। विराटा की पद्मिनी, अब आपको देखना है 1930 इसका है ना। तो सबसे पहले विराटा की पद्मिनी आ जाएगा और फिर कचनार आएगा, मृगनयनी दोनों का प्रकाशन वर्ष सेम है। जो है कि मृगनयनी आ जाए, सबसे पहले आएगा विराटा की पद्मिनी, फिर कचनार आएगा। क्या आएगा, कचनार आएगा। इसके बाद 47 आ जाएगा, 1947। फिर आएगा 50। तो ये देख रहे हैं मृगनयनी 50,
और रामगढ़ की रानी 50। तो बी ऑप्शन आपका सही हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो को थोड़ा सा स्पीड तेज़ करके आप सभी देखिएगा, क्योंकि हमको एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती। अब 10 नंबर का प्रश्न हो गया। अब चलें आप 11 नंबर के प्रश्न को देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको क्या बताना है, 11 नंबर के प्रश्न में है कथन और उसका कारण बताना है। कथन है प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। कारण है क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। चलिए अब अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। 11 नंबर के प्रश्न का आंसर देंगे तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि अगर प्रसाद को समझना हो तो प्रसाद का तीनों नाटक जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है आप देखेंगे। चंद्रगुप्त, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है चंद्रगुप्त नाटक कितने अंकों में है, तो 4 में है। चारों को दृश्य पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बार अभी वर्तमान में जो परीक्षा हुई है, अभी दिसंबर में जो परीक्षा हुई है उसमें भी प्रश्न दृश्य से पूछे जा रहे हैं, नाटक पात्र से नहीं, बताओ दृश्य हैं। और 3 नाटक लगे हुए हैं, तीनों नाटक चैनल पे अपलोड हैं, समय निकाल के जरूर पढ़िए। बस आगे चलिए, ये रहा आप सभी के समक्ष 12 नंबर का प्रश्न। ऊधो शतक काव्य है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य। 12 नंबर के प्रश्न का आंसर देंगे तो यह खंड काव्य है। कैसा काव्य है, खंड काव्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी कविता जयशंकर प्रसाद कृत लहर में संकलित नहीं है, आप बताओ। अच्छा प्रश्न है ना 13 नंबर का, आप बताएंगे। तो ये अशोक की चिंता, कलिंग विजय, प्रलय की छाया, ये तीनों संकलित है। संकलित नहीं है तो पेसोला की प्रतिध्वनि, आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करने वाला प्रश्न है, और आप देखेंगे जो नाटक नहीं दिए होते हैं उपन्यास, वहाँ के पात्रों से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। रंगभूमि, यही प्रश्न पूछा हुआ था। रंगभूमि की पात्र है तो सोफिया, सूरदास, बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन ये प्रेमचंद का अच्छा उपन्यास है रंगभूमि का, ठीक है। आप बताएंगे आपको झूठा सच से कौन है। अब यहाँ पे प्रश्न के करने का तरीका यदि आप एग्जाम में है तो ध्यान दीजिएगा। तो ए में हो गया चौथा, अब आपको पता था, यहाँ पे देखें ए भी कट गया, ए भी कट गया, अब आपके लिए इजी हो गया। अब आप बताएंगे त्यागपत्र। त्यागपत्र आप सभी ने पढ़ा होगा, यह किसका उपन्यास है, जैनेन्द्र जी का। पूरा उपन्यास चैनल पे है, 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा उपन्यास इनका है। तो आप बताएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं त्यागपत्र। अब आप बताइए 14 नंबर के प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा। ठीक, देखिए अब आप देखेंगे झूठा सच, झूठा सच का ये गिल है, कौन है, रंगभूमि का चौथा हो गया। तो 2-2, इसमें भी अभी लड़ाई है, देख रहे हैं। अब आपको बताना है कि त्यागपत्र में शीला आती है। शीला कौन है, जो शीला का भैया, जब वो अपने भतीजों को भेजती हैं। यहाँ से आप प्रश्न को सही कर ले जा सकते थे। अगर सी में आपको शीला पात्र पता है तो यहीं से प्रश्न आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि अंधेरे बंद कमरे की पात्र कौन है, तो शोभा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा 15 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष, ध्यान देंगे। ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास नहीं है। सबसे पहले आप याद रखेंगे वृंदावन लाल वर्मा जी वो ऐतिहासिक उपन्यासकार है। 2 प्रश्न मिल गए आपको। अब आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो 15 नंबर के प्रश्न में आप सभी ध्यान से देखेंगे तो ये भी है टूटे कांटे, अमरबेल, कीचड़ और कमल। तांबे के पैसे, तांबे के कीड़े नाम आप सुने होंगे, लेकिन तांबे के पैसे इनका नहीं। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा तांबे के पैसे किसका उपन्यास है। चलिए 16 नंबर का ये रहा आपका 15 नंबर का प्रश्न। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका नहीं हो पाया है, हम ध्यान नहीं दिए और वह प्रश्न कट गया, है ना। चलिए 17 नंबर के प्रश्न पे हम आएंगे और इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ध्यान दीजिए, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है, किसने माना है 17 नंबर के प्रश्न में। 17 नंबर के प्रश्न में तो आप देखेंगे वामन। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है, तो वामन ने। वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानने वाले कौन है, तो वामन जी। चलिए मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। अब जब तक आप बहुत ध्यान से, मानस का हंस भी पूरा उपन्यास चैनल पे अपलोड है, समय निकाल के जरूर पढ़िए। आपसे गुजारिश करती हूँ, उपन्यास बहुत गजब का है और पढ़ते पढ़ते आप हो सकता है भावुक भी हो जाए। अब आपको बताना है मानस का हंस उपन्यास जो अमृतलाल नागर ने लिखा है
वो किसके जीवन पे है? तो याद रखिएगा तुलसीदास के जीवन पे है। तुलसी के बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी को इस उपन्यास में समेटा गया है। आप पढ़ेंगे तो सच में जो अब तक आप नहीं जानते तुलसी के बारे में सब चीज़ जान जाएँगे। चलिए 18 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। क्या होगा भाई? बेनी माधव, पंडित गंगाराम है, गंगेश्वर, रामू द्विवेदी ये भी है, टोडर है, जयराम सा ये नहीं है, बीरपाल सिंह जाह्नवी नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, यह कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता की अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। इस उदाहरण निम्नलिखित में से किस निबंध से लिया गया है? कुटज, बसंत आ गया, फिर कोई बसंत आ गया, अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते? तो बी ऑप्शन याद रखिएगा कि यह जो कथन है वो नाखून क्यों बढ़ते से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है आप सभी को पता है, इनका नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है। क्या है? निबंध है। और आप ये देखेंगे कुटज, बसंत आ गया, अशोक के फूल, ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं, लेकिन कथन नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। अब रहा आपके समक्ष 20 नंबर का प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा सभी लोग। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, नाथूस, राम शर्मा शंकर। 20 नंबर के प्रश्न में सबको पता है, यह है राम नरेश त्रिपाठी की। किसकी है? राम नरेश। अभी आपको लगेगा मैथिली शरण गुप्त से है ना? यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिएगा राम नरेश त्रिपाठी की है। अब आपको बताना है नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का। कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। ए में रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। अब इन्हीं का क्रम बताना है आपको कि कौन सा अनुक्रम सही है 21 नंबर के प्रश्न का। तो यहाँ पे आप देखेंगे रामानुजाचार्य, इसके बाद निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, ए ही यहाँ पे सही है। बाकी घुमा घुमा के दिया हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों को सदा याद रखें। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। किस उपन्यास को रैक्व आख्यान से भी कहा जाता है? पुनर्वा, अनामदास का पोथा, बाल भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख। 22 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी, अनामदास के पोथा को। बाल भट्ट की आत्मकथा लगी हुई है, आप देखेंगे एमपी असिस्टेंट में, तो पूरा पढ़िए। अगला प्रश्न 23 नंबर का। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य ग्रंथ किसने लिखा? अच्छा प्रश्न हो सकता है, नया हो आपके लिए। प्रभुदयाल मित्तल, चंद्रकांता वाली, विजयेंद्र स्नातक, मोतीलाल मेनारिया। 23 नंबर के प्रश्न का आंसर देंगे तो मोतीलाल मेनारिया, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है बकरी नाटक से, और आपको बताना है बकरी नाटक के बारे में। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, हम छोटा कर दे रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। बकरी नाटक के विषय में कौन से कथन सही हैं? इस नाटक में दोहा, चौबोला, बहरे, तबील, कहवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। बाढ़ के दृश्यांकन के लिए इसमें कल्पना विधान का उपयोग किया गया है। भिस्ती, नट, दुर्जन सिंह, सत्यवीर, कर्मवीर इस नाटक के पात्र हैं। इसके अंतिम दृश्य में पटेल और शास्त्री की वेशभूषा वाले पात्र आते हैं। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो आप हार्ड समझ के छोड़ देते हैं वही प्रश्न बनता है। देख रहे हैं आप कैसे प्रश्न बना है। 24 क्योंकि आप यूजीसी नेट पास कर लिए, तो एमपी असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं, तो नेट के पाठ्यक्रम से प्रश्न जरूर बनेगा। 24 नंबर के प्रश्न का आप आंसर देंगे। यहाँ पे ये भी सही है, इस नाटक में दोहा, चौबोला, बहरे, क्योंकि गाना गाते हुए लोग यहाँ पे पात्र शुरू होते हैं, छंदों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। बाढ़ के दृश्यांकन के लिए इसमें कल्पना विधान का उपयोग किया है, बिल्कुल ये तो क्रिएटिविटी है लेखक की। और ये भिस्ती, नट, दुर्जन सिंह, सत्यवीर, कर्मवीर नाटक के प्रमुख पात्र हैं। ये इसमें नहीं है, जब आप पूरा नाटक पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। पटेल एवं शास्त्री का वेशभूषा वाले पात्र आते हैं, ये गलत है। बाकी ए ऑप्शन आपका सही है, जिसमें 4 नहीं हुआ। तो देखिए 4 इसमें भी है, 4 तीनों कट गए, तुरंत यहीं पे प्रश्न सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का। स्वाधीन भारत और हंटन पत्र के का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? महिलांचल, गोदान, तमस, राज दरबारी ये सारे लगे हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में। 25 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो गोदान में आते हैं। कहाँ आते हैं? गोदान में। स्वाधीन भारत और हंटर पत्र का उल्लेख किस उपन्यास में लिया गया है? ध्यान से गोदान को पढ़िएगा, ठीक है, तब आप समझ पाएंगे स्वाधीन भारत की। 25। अब अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर का, और आप ध्यान दीजिए।
यहाँ पे भी आपको बताना है, यहाँ पे कथन बताना है। शब्दों की तराश पर विशेष बल है, जिसे दो रूपों में कवि ने बनाया है, ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक। दोनों स्तरों पर कवि की यह भाषिक तराश रीतिकाल मनोवृत्ति और मुगलकालीन बारीक पसंदी के समानांतर चलती। उपर्युक्त कथन आलोचक ने किस कवि के लिए के बारे में लिखा है। अब आपको बताना है 26 नंबर के प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। तो यह किसके बारे में बताया, यहाँ पे देख रहे हैं, शब्दों की तराश वह विशेष बल है जिसे दो रूपों में कवि ने बनाया है, ध्वन्यात्मक व्याकरणिक। दोनों स्तरों पर कवि की यह भाषिक तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगलकालीन बारीक पसंदी के समानांतर चलती है। तो बिहारी के बारे में यह कहा है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, तुलसी के संदर्भ में विद्वानों के मत। काफ़ी बार आपने देखा होगा इस प्रश्न को, बहुत अच्छे से समझा भी होगा। अब आपको बताना है, इस प्रश्न को सुमेलित करना है। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से प्रश्न को निकाल ले जाएंगे, है ना। चलिए प्रश्न को छोटा ही कर देते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रूपकों का बादशाह तुलसी को किसने कहा है। तो रूपकों का बादशाह कहा है डॉक्टर उदय भान ने, 4 नंबर ए का चौथा, डॉक्टर उदय भान सिंह ने। अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने, 1 नंबर। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है प्रश्न में, मैंने जल्दबाजी में गलती किया है, आप मत कीजिएगा ऐसी गलती। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रूपकों का बादशाह कहा है लाला भगवान दिन ने, मैंने चौथे पे लगा दिया था। अनुप्रास का बादशाह कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अब आपको बताना है यहाँ पे उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है, तो ये कहे हैं उत्प्रेक्षा का बादशाह डॉक्टर भानु सिंह ने। अब आपको बताना है आनंद वन का वृक्ष, ये कौन कहा है, तो ये कहा है मधुसूदन ने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ प्रश्न आपको परिचित लग रहे होंगे, कुछ नहीं लग रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। देखिएगा, हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं प्रश्न को, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, इसके बाद हम आंसर को बड़ा कर देते हैं। ये इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब 28 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष, सदा सुखलाल ने किस पौराणिक ग्रंथ को आधार बनाकर सुख सागर की रचना की। ये भी अच्छा प्रश्न है, गरुड़, शिव पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण। 28 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो विष्णु पुराण से इन्होंने आधारित सदा सुखलाल ने पौराणिक जो ग्रंथ लिए हैं वो विष्णु पुराण की है, जिसे आधार बनाकर सुख सागर की रचना की है। बहुत अच्छी ग्रंथ है, मैंने इसे पढ़ा है, समय निकाल के आप भी पढ़िए तो आप समझेंगे जीवन की सच्चाई क्या होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपके समझ 29 नंबर का प्रश्न। चुन्नी लाल, अब यहाँ पे क्या मिलाना है आपको, कनक, कनक किसकी है, मतलब पात्र मिलाना है और उसके उपन्यास मिलाने हैं, ये काम आपको करना है 29 नंबर के प्रश्न में, आप ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे चुन्नी लाल, तो चुन्नी लाल कहाँ के हैं, परीक्षा गुरु के हैं। कहाँ के हैं, परीक्षा गुरु के हैं। अब देखेंगे पार्वती कौन आई, बी में पार्वती, ये है पार्वती देवरानी जेठानी। जब आप बनिया वाली उपन्यास पढ़े होंगे तो पार्वती उसकी बेटी होती है ना। कनक, अब बताओ कनक, कनक कहाँ की है, तो यह झूठा सच की है। और जोगनाथ कहाँ के हैं, जोगनाथ को बताना है, तो ये हैं आपके कहाँ के, राग दरबारी के। तो आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे ध्यान देंगे 29 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, है ना, बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राही कहानी की पात्र राही निम्नलिखित में से किस जात की है। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको बता देना है। यह जब इसी में लेखिका कहती है ना कि सास बहू को जन्म से क्या करती है, चोरी की शिक्षा देती है, भिक्षा मांगने की शिक्षा देती है। तो मंगरूरी, ये मंगरूरी जात की है, मतलब मांग के खाने वाली जाति की है। इसी में इसका पति भी मर जाता है और ये गठरी चुराती है 5 सेर अनाज की और ये जेल जाती है। वहीं पे लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान से इसका परिचय होता है। 31 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे पाणिनि ने किस ग्रंथ द्वारा भाषा को एकरूपता प्रदान किया है, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, 8 अध्याय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष 32 नंबर का, किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है। बलिया जनपद है। सूखा पत्ता, इन्हीं हथियारों से
सुंदर पांडे की पतोह, बीच की दीवार। 32 नंबर के प्रश्न में अच्छा प्रश्न है, तो इन्हीं हथियारों में बी ऑप्शन में बलिया जनपद की है, नायक बलिया जनपद है। अब आपको बताना है, यह 33 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष। यह प्रश्न यूपी टेट में भी एक बार पूछा गया था, ध्यान दीजिए। ऐसे ही बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न छोटी परीक्षाओं में टिप दिए जाते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, 33 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। तो यह रहा आपके समझ 33 नंबर का प्रश्न, और सारी जो रचनाएं पूछी गई हैं वो हरिवंश राय बच्चन की हैं। किसकी हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की है। यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चन जी की रचना कब प्रकाशित हुई, अनुक्रम के अनुसार बताना है। सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हरिवंश राय बच्चन की पहली रचना थी तेरा हार। कौन थी? तेरा हार। लेकिन जो इनको बच्चन को प्रसिद्धि मिली वह मधुशाला से मिली। किससे मिली? मधुशाला से। और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1935 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1935 में, मधुबाला 36 में, और ये मधुकलश 37 में, और ये 38 में। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके समक्ष। यहाँ पे बताना है आपको, तो सो नहीं आवे रूप मुरारी, जासो पाँव सुहाग सुनारी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऐसा प्रश्न ट्रेंड है परीक्षाओं में, आजकल बहुत तेज़ी से पूछा जा रहा है, क्योंकि परीक्षक को भी पता है कि बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सो नहीं आवे रूप मुरारी, जासो पाँव सुहाग सुनारी। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, और आपको बताना है 35 नंबर के प्रश्न को, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही क्रम बताना है। क्या करना है? सही क्रम बताना है 35 नंबर के प्रश्न में। अब आपको बताना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहीं से नीचे से ही देख लेते हैं। विचार विश्लेषण, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ है। पर्ण मुकुट का जो प्रकाशन वर्ष हुआ है वो 1978 ईस्वी में हो। विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह 1955 में है। कब है? 1955 में। अब खालिस मौज में 1958 में। कब है? 1998 में। 58 नहीं, 98 है, 98 है। अब आपको यहाँ पे लगा लीजिए आप फटाफट सभी लोग। तो यहाँ पे आपने देखा विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण तो पहले नहीं है, लेकिन विराम चिन्ह है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह है 1955 में। इसके बाद आपका आ जाएगा विचार विश्लेषण। और यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, तो 35 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, तो आप देख पाएंगे कि क्या सही बैठ रहा है। कोई मिस्टेक है क्या इस प्रश्न में? मैंने तो इसका आपको डेट भी बता दिया अच्छे तरीके से। नहीं, यही सही है, ये सही है। ठीक है, 55 है। फिर इसके बाद आप देखेंगे पर्ण मुकुट, एक मिनट, 1900 मैंने क्या लिखा है पर्ण मुकुट का, तो आप ध्यान दीजिए, तब तक आप लोग भी ध्यान देते रहिए 35 नंबर के प्रश्न का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पर्ण मुकुट जो है 78 है, 78 है। 55 तो विचार विश्लेषण, पर्ण मुकुट बाद में आएगा, विराम चिन्ह आ जाएगा, इसके बाद विचार विश्लेषण। हाँ, ये आपका सही हो रहा है। पहले विचार विश्लेषण आएगा, विराम चिन्ह आएगा, पर्ण मुकुट आएगा, इसके बाद 98 आ जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन सही। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 36 नंबर के प्रश्न की तरफ। आप मिला भी लीजिएगा, जो भी प्रश्नों में आपको दिक्कत लगे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ऐसे प्रश्न बहुत इजी होते हैं, इनको करने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, 36 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे सुकुल बाबू, सुकुल बाबू किस में है? माहिर अली किस में है? भिस्ती किस में है? चंदू है। मिलान करना, भिस्ती किस में आता है? 36 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिए फटाफट आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। चलिए, यहाँ पे आपको बताना है भिस्ती किस में आता है, तो बकरी वाले में भिस्ती आता है 3 नंबर। तो यहाँ पे ये तो गए, दोनों गए। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि माहिर अली किस में आता है? सिंदूर की होली में। ये भी इजी है, दोनों आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आपको बताना है चंदू किस में आता है भाई? आप बताएंगे। अब यहाँ पे आप समझ पाएंगे क्या हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 36 नंबर के प्रश्न का आंसर आप सब सही सही दीजिए। चलिए, सुकुल बाबू किस में आएंगे? सुकुल बाबू बताइए, डी में कौन सा सही होगा? तो डी में सुकुल बाबू आते हैं महाभोज में। डी में दूसरा। और यहाँ पे देखेंगे चंदू में क्या आ रहा है भाई? 5 नंबर आएगा। चंदू अंजू दीदी का पात्र नहीं है, इसका है
आप पूरा अगर एक और द्रोणाचार्य पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से, सी ऑप्शन आपका सही होगा। सारे इजी प्रश्न हैं और आपने पढ़ भी लिया होगा। अब आपको बताना है सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन, प्रश्न पूछा जा रहा है, सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ था? रागमाला, राग कल्पद्रुम, राग सुरमाला, इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं कितने अंदर से प्रश्न उठाया गया है। तो राग कल्पद्रुम, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, ये रहा, सम्राट अशोक के काल के इतिहास को वास्तविक चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? तीसरा नेत्र, आठवीं भंवर, कठपुतली के धागे, कुणाल की आंखें। और 30 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो कुणाल की आंखें, डी ऑप्शन आपका सही होगा। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद से प्रश्न पूछा जा रहा है। मार्क्सवाद के अन्य नाम है क्रांतिकारी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद। 39 नंबर के प्रश्न में आंसर दीजिएगा आप सभी लोग फटाफट। 39 नंबर का प्रश्न है आपके समझ। 1 मिनट, अभी यहाँ 38 हुआ था, अब ये 39 नंबर का प्रश्न हो। लगभग हम लोग आधा प्रश्न हल करने वाले हैं क्योंकि टोटल 90 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 90। और आप देखेंगे आपको 100 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में मिल रहे हैं, तो बने रहिएगा। देखिए 39 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है, ये भी है और ये भी है और ये भी, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक आपने पढ़ा होगा, धरती धन है अपना, तो बहुत अच्छा है। माथुर जी वैसे भी मनोविज्ञान को पकड़ने का कार्य करते हैं। तो चलिए, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास करना, प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन करना, ये तो बहुत अच्छे से है, मध्यम वर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन करना। 40 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो ये भी आपका तीसरा तो बिल्कुल सही है और पहला भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 40 नंबर के प्रश्न में आपका ए ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। बाकी मध्यम वर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन नहीं है, यथार्थ को हाँ ये उतार पाए हैं, ये तो पहले बचपन में जो इन्होंने देखा था धरती धन अपना, वो ये अपनी लेखनी में लाए हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे शोषण हो रहा है दलितों का, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्थापना एवं तर्क का, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको साहित्य की अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना होगा और काव्यशास्त्र, भारतीय पाश्चात्य, कुछ लेखकों को पढ़ना होगा जहाँ से सीधा प्रश्न, जैसे जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास जी से तो ऐसे अजेक्ट उठाया जाता है। जब गहनता के साथ आप पढ़ेंगे तो ये प्रश्न बहुत ईजी होते हैं। भाषाविद के परिवर्तन स्वरूप के अनुसार रस आस्वादन में विचित्रता नहीं आती क्योंकि रस स्वयं भी विभाव निर्क्षेप होता है। अब आप बताएंगे इस प्रश्न को पढ़ के आपको कैसा लग रहा है। तो देख रहे हैं आप, तो भाषावादी के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। ये रस क्या किसी के जैसे कोई अच्छा गायकी करता है, जितने लोग बैठेंगे सब ताली बजाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं बजाएगा। तो 41 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान देंगे तो दोनों बातें सही हैं। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर का प्रश्न है, अंधायु को दर्शाना है और ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पढ़े रहेंगे पूरा अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले क्या होता है बताइए, सबसे पहले क्या होता है? ये पंख, पहिया और पट्टियाँ तो 34 तीसरे और 34 चौथे के बीच में आती हैं, ऐसे करके आप भी याद करो 34 करके, है ना। तो आपको बताना है यहाँ पे 42 नंबर के प्रश्न में उत्तर देना है क्या होगा। प्रस्तु का उदय कब होता है आप बताइए। 42 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। प्रस्तु का उदय जो होता है वह दूसरे अंक में होता है। कहाँ होता है? दूसरे अंक में। क्रमिक एक हत्या यह कब होता है? तीसरे चौथे के बीच में होता है। तो मान लीजिए 5वां अंक कौरव नगरी, कौरव अंतराल होता है इसमें, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पंख, पहिए और पट्टिया में अंतराल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं डी में, ये यहीं पे आपका प्रश्न सही हो गया, ठीक है। ऐसे ही परीक्षा में आप लोग प्रश्न को हल किया करिए। सबसे पहले देखेंगे कौरव नगरी क्या है। कौरव नगरी पहला है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सी में चौथा हो गया। आप देखेंगे आप क्रमिक हत्या कब होता है। पशु का उदय कब होता है? दूसरे में। इसके बाद आप देखेंगे क्रमिक हत्या 5वें में, क्रमिक हत्या शुरू हो जाती फट फट फट। तो डी आपका प्रश्न डी आंसर सही हुआ।
अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे स्वीकार किया है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। तो 43 नंबर के प्रश्न में तो श्रीधर पाठक को। ठीक है, चलिए, इसे बहुत बार आते रहते हैं। मैं अब यहाँ पे आपका 44 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भय वै मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्ति में व्यक्त विचार किस पात्र का है? मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव राजीव नयन को कहते हैं, विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किसका है? विचार पूछा जा रहा है तो पढ़ते ही आप इसका विचार। अब रामचरितमानस से हिंदी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो आप बता ही देंगे। अहिल्या का कथन है। किसका कथन है? अहिल्या का, क्योंकि उन्होंने शिला बना दिया था इनको। चलिए, अब अच्छा प्रश्न है पद्मावत से। नागमती वियोग वर्णन के अनुसार आधार पर हिंदी महीनों का क्रम। अब हिंदी महीना किसको कहते हैं? सावन भादो। सावन को श्रावण कहते हैं, भादो को भाद्रपद कहते हैं, क्वार को अश्विन कहते हैं। एक बार ये यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, आप अगर दिए होंगे परीक्षा तो जान रहे होंगे। कार्तिक अगहन, ये डी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 46 नंबर का। ध्यान दीजिएगा कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देता। तो जब आधे अधूरे आप पढ़े होंगे ना नाटक, तो वहाँ पे यह कौन सी लड़की जो अपनी माँ की प्रेमी के साथ भागी थी, कुछ ऐसा भी प्रश्न एक बार पूछा गया है। तो बड़ी लड़की का कथन है, वो जब आती है तो यही कहती है। 46 नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन सही होगा। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न बताना है, बुद्धि रासो किस तरह का काव्य है? वीर काव्य, चरित काव्य, प्रेम काव्य, महाकाव्य। तो 47 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो यह प्रेम काव्य है। कैसा काव्य है? तो प्रेम काव्य है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 48 नंबर का, और आपको बताना है, ये सारी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। अब आप बताएंगे, अंधेरे में किसकी कविता है? असाध्य वीणा किसकी है? राम की शक्ति पूजा किसकी है? परिवर्तन। कविता तो आपने पढ़ा है, सब कुछ आप जान रहे हैं, बस आपको बताना क्या है कि इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। चलिए ध्यान दीजिए। तो असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। अंधेरे में 1964 है मुक्तिबोध की। राम की शक्ति पूजा निराला की है 36 में 1900। परिवर्तन कब क्या है? तो परिवर्तन आपको बताना है 1924 ईस्वी की है। सबसे पहले परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिवर्तन 2 में है तो ये दोनों कटेंगे। अब आपको बताना है 48 नंबर के प्रश्न का आंसर देना है, तो क्या होगा ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन आपका सही हुआ। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो इनका है असाध्य वीणा, असाध्य वीणा में पूछी जाती कितनी पंक्तियां हैं, तो ये आप याद रखिएगा। असाध्य वीणा में 321 पंक्तियों का यह बड़ी रचना है ना, हिंदी जगत की बड़ी रचनाओं में अंधेरे में, असाध्य वीणा, राम की शक्ति पूजा सभी शामिल हैं। परिवर्तन छोटी है। चलिए, अब आपको बताना है 49 नंबर का प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 49 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे कि गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जलता टूटता हुआ, अलग अलग बैतरणी, पड़ती परिकथा, आधा गांव। डी ऑप्शन होगा आधा गांव। नेक्स्ट 50 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा, चाक। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रारंभ बिंदु माना जाता है? अच्छा प्रश्न है। जैसे पूछा जाता है कि भक्तिकाल रीतिकाल को जोड़ने वाले कवि, प्रस्थान बिंदु, वैसे ही ये प्रश्न मजेदार प्रश्न है, आप बताएंगे तो मित्रों मरजानी से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके समक्ष, इजी प्रश्न है ये, थोड़ा समय नहीं लेंगे, जहाँ समझने की बारी होगी वहाँ समझाते चलूंगे। रससूत्र व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? शंकुक, भट्टलोलक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो 51 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले भट्टलोलट आएंगी। पहले लल्ला लोलट से आप उत्पत्ति मानिए। शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का नायक क्या करता है? भोगता है, भोगवाद। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो ये रहा आपका बी ऑप्शन सही होगा। इनका दर्शन भी आप याद कर रखेंगे, यहाँ से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं बारी बारी से। अब आपके समक्ष 52 नंबर का, प्रयागराज के प्रमुख नाट्य मंच हैं।
52 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी लोग। तो श्री राम नाटक मंडली, बिल्कुल। मॉडर्न थिएटर नहीं है। अब आपको बताना है भारत नाट्य समिति, ये भी है और ये भी नहीं है। तो 1 और 3 जिसमें होगा वही आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अच्छा प्रश्न आपकी समझ है। निरंजन पुराण किसकी रचना? हो सकता है नया हो। चौरंगीनाथ, नागार्जुन, गोरखनाथ, जलंधर। 53 नंबर के प्रश्न में आंसर दीजिएगा। तो गोरखनाथ की रचना है निरंजन पुराण। अगला प्रश्न है 54 नंबर का आप सभी के समक्ष। शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह अत्यंतिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह, जैसे प्रार्थना होती। उपयुक्त कथन के लेखक कौन है? रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह, मलयज, अशोक वाजपेयी। अब आपको बताना है 54 नंबर के प्रश्न का आंसर। तो ये है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बताना है, बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नकारात्मक है। सुर का भ्रमर गीत मुक्तक है, नंद का भंवर गीत प्रबंध है। चलो अंतर करो, बहुत पढ़ लिए हो आप सभी। अब आपको बताना है सूर के भ्रमर गीत में लोक की प्रधानता है, नंद के भ्रमर गीत में इनकी शास्त्रार्थ तो दोनों गोपियां करती हैं, चाहे सूर की हो और चाहे नंद की दास की हो। अब आप बताओ, सूर के भ्रमर गीत में गोपी उद्धव संवाद प्रचुरता में है, जबकि नंददास के भ्रमर गीत में बहुत कम है। तो यही गलत है। सूर की गोपियां सरल सहज व नंददास की गोपियां पांडित, ये राइट। इनकी नंददास की गोपियां पांडित्यपूर्ण है, सूरदास की गोपियां सरल हैं सहज हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अब पूछा, ये भी एक प्रश्न बन सकता है, सूर का भ्रमर गीत मुक्तक है या प्रबंध है? तो मुक्तक है। नंददास का भ्रमर गीत प्रबंध है। याद रखिएगा, सूर के भ्रमर गीत में लोक की प्रधानता है, नंददास के भ्रमर गीत में शास्त्र, क्योंकि इनकी गोपियां शास्त्रार्थ पांडित्यपूर्ण है ना, तो शास्त्रार्थ तो करेंगी। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न आपके समीक्ष है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो शुक्ल जी का है। 56 नंबर के प्रश्न में आपने 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मुझसे गलती हुई है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत, सूफियों के प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो हजारी प्रसाद जी का है। आपको लगेगा झटके में शुक्ल जी का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब बताएंगे 57 नंबर के प्रश्न को आप सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे क्या बताना है कि शुक्ल युगीन जो आलोचक हैं उनका कार्यक्रम बताना है। तो सबसे पहले शुक्ल जी आएंगे 1884 ईस्वी में, यही आएंगे। बाकी इन सुमित्रानंद पंत को जानते हैं, लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, इसलिए कट जाएंगे सभी। तो यहाँ पे कौन आएगा? तो सबसे पहले आएंगे शुक्ल जी। तो 57 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर देंगे तो ए ही सही होगा, है ना। कुछ प्रश्न हमारे इजी होते हैं जिसे हम तुरंत कर लेते हैं। ये प्रश्न पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में हम करवाए हैं, दोनों में रिपीट हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदला है। क्या स्त्री होना पाप है? यह संवाद किस कहानी का है? तो आकाशदीप का कहानी का है, बुद्धगुप्त से चंपा ने कहा है, चंपा का कथन है। अभी कथन पूछा गया था, किसका कथन है? एक बार पूछा गया था क्या स्त्री होना पाप है, कहाँ से लिया गया है? तो आकाशदीप से। अब पूछा गया संवाद किस कहानी का है, तो थोड़ा सा बदलते हुए परिदृश्य में ऐसे प्रश्न रिपीट होते रहते, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत जरूरी होता है। अब 59 नंबर के प्रश्न में आप आइए। ग्रीन नियम का संबंध है अर्ध विज्ञान से, कोश विज्ञान से, स्वनिम विज्ञान से, बोली विज्ञान से। 50 नंबर के प्रश्न में आंसर देंगे आप, तो ये हो जाएगा अर्ध विज्ञान से। ए ऑप्शन आपका सही हो सकता है स्वनिम में लगाएं, लेकिन ए इसका आंसर होगा। चलिए, अब आपको बताना है कुछ लेखक हैं, उनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष मिलान करने के लिए बताना है आपको। 60 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताना है कि हिंदी का अतीत किसका है? तो हिंदी का अतीत है विश्वनाथ प्रसाद का। 3 नंबर, तो यहाँ पे ए में तीसरा, ये आपका आंसर सही हो गया। बी ऑप्शन आपका सही हुआ, 60 में बी। लेकिन हमें यहाँ एग्ज़ाम नहीं देना है, हम तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बताएंगे आप बी
बी में बताएंगे आप लक्ष्मी नारायण लाल का है हिंदी आधुनिक साहित्य। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का है। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आप समझ गए, यहाँ पे आपका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 61 नंबर का। निम्न में से कौन सी एकांकी पश्चिमी नाट्य विधा को आधार बनाकर लिखी गई है? 61 नंबर के प्रश्न में तो याद रखिएगा बादल की मृत्यु। कौन है? बादल की मृत्यु। अगला प्रश्न है आपके समक्ष असंगत बताना है। असंगत युग का चयन कामायनी पुनर्विचार 61 में, प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन 50 में, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 62 में, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 70 में। क्या असंगत है ये बताना है, तो ये बी वाला असंगत है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन के प्रश्न किस सन में प्रकाशित हुआ। ठीक है, चलिए 63 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का क्रम लगाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखेंगे क्या होगा, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कफन, सबसे लेट कफन का ही प्रकाशन हुआ था। ये मुंशी जो है प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। तो यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि कहानी को क्रम से लगाना है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये 63 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा आपका बी। सबसे पहले कौन आएगा? प्रेम की प्रतिज्ञा, इसके बाद प्रेम कुंज, इसके बाद आ जाएगा आपका ये सप्त सुमन, इसके बाद आ जाएगा कफन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। स्त्री विमर्श के प्रमुख आलोचक हैं जगदीश चंद्र जैन, राजेंद्र यादव, रामेश्वर राय, कामिक वुल्की। 64 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो राजेंद्र यादव। महिलाओं को ये बहुत आगे लेके आए और इनकी पत्नी है मन्नू भंडारी, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन बहुत सफल नहीं रहा है। जब आप पढ़ेंगे ना एक कहानी यह भी है, तो ये आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। इकाई 10 में समय निकाल के पढ़िए और समझिए कि मन्नू भंडारी की शादीशुदा जिंदगी में कितनी समस्याएं थी, फिर भी लड़ते उस समस्याओं में उन्होंने लेखन कार्य नहीं छोड़ा। चलिए 65 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थी विश्वासहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्ति के से आशय है दोनों। तो यहाँ पे श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। ईड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन हो गए थे। आकुली और विलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हठ कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, है ना? अच्छा प्रश्न। चलिए देखिए, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की ऊपर पंक्ति से आशय है तो सी है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, ये है आपका 66 नंबर का प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इजी प्रश्न है, आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। चलिए बताइए, यहाँ पे आपको बताना है 66 नंबर के प्रश्न में क्या बताना है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार। यहाँ पे हर एक रचना के आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना होगा। धरती धन्य 1972 में रची है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। झूठा सच 2 भागों में है और इसका कहीं कहीं 1958 आप पाएंगे या 60 पाएंगे, है ना? याद रखिएगा। यहाँ पे आधा गांव का प्रकाशन 1966 ईस्वी है। धार 1996 है। कब है? 1996 है, 90 है, सॉरी, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको 90 बना लीजिए। तो धार सबसे लास्ट में आएगा, 3 जगह धार लास्ट में है। अब आप बताओ, फटाक से क्रम लगाओ प्रश्न का, 66 नंबर के प्रश्न का। तो ये हो गया झूठा सच, देख रहे हैं 58, 60, फिर 72, इसके बाद आप देख रहे हैं 58 हो जाएगा, 60, इसके बाद आपने देखा ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष, शरदचंद्र द्वारा निम्नलिखित में से किन मूल्यों पर निबंध लिखा जा सका? शरदचंद्र द्वारा केवल ईश्वर का मूल्य, केवल वेश्या का मूल्य, केवल नारी का मूल्य, केवल नरों का मूल्य। अच्छा प्रश्न, कैसे फंसाया है देख लीजिए। तो पूछ रहे हैं शरद द्वारा निम्नलिखित में से किस मूल्यों पर निबंध लिखा जा सका? तो केवल नारी का मूल्य, नारी को उन्होंने बहुत महत्व दिया है ना। एक पकड़ी को जलते हुए आप देखेंगे तो वो जल रही थी, घुस के उसको इन्होंने लिखा, महामानव की भी उपाधि इनको मिली थी।
तो ये रहा 67 नंबर में सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब आपको बताना है, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो हम ध्यान देंगे। नवगीत के संदर्भ में असंगत तथ्य बताना है। नवगीत विधा जो अभी बहुत तेज़ी से लोग इस पे कोविड में भी उपन्यास कहानियाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी जो आपको बाद में मिलने के लिए मिलेगी, पढ़ने के लिए मिलेगी, सॉरी। चलिए बताइए, अब आपको बताना है कि असंगत तथ्य। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। अधिकांश विद्वान इसे नवलेखन या नई कविता से संबंधित मानते हैं, तो ये भी सही है। अब आपको बताना है 68 नंबर में सी, इनमें इनमें केवल भावुकता की अभिव्यक्ति है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि सिर्फ भावुकता ही है। इनमें आधुनिक भावबोध को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। देख रहे हैं, प्रश्न को पढ़ते ही आप समझ पाएंगे। यह आधुनिक बोध युक्त समाज संपृक्त छादसिक रचना है। 68 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर दीजिएगा, तो ये भी सही है। यह आधुनिक बोध युक्त समाज के संपृक्त छादसिक रचना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो भावुकता की अभिव्यक्ति है और इसमें आधुनिक भावबोध को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। इसे तो आप काट ही दीजिए। इसमें 4 नहीं होगा, इसमें ये भी गया, ये भी गया। अब आप देख रहे हैं इसमें 1 2 है, 2 में मामला फंस जाएगा। अब आप बताएंगे 68 नंबर के प्रश्न में, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया था 5 भी है, तो जिसमें 5 है वैसे भी आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास यहाँ पे अच्छा प्रश्न है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी थी? भेड़ और तीतर, भेड़ और बकरियां, हिरण और मुर्गाबी, गधे और ऊँट। जब आप पूरी कविता पढ़े होंगे ना, ये भी प्रश्न पाते ही आपको हंसी आएगी जब आप पूरा कविता पढ़े होंगे सतपुड़ा के जंगल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा, मुर्गे और तीतर। ये रहा 70 नंबर का प्रश्न आप सभी के समक्ष। कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, भवानी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का और पंडित जगन्नाथ का। 70 नंबर के प्रश्न में आंसर आप देंगे तो सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट थोड़ा सा प्रश्न को जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी से कवर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक ही नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और होती जा रही है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं है। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है? शरद जोशी, कुबेरनाथ राय, रविंद्र त्यागी, कृष्ण बिहारी मिश्र का। 71 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो एक कुबेरनाथ राय का कथन है। अगला प्रश्न है, हमें यहाँ पे मिलान करना है 72 नंबर के प्रश्न में, क्योंकि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 72 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि विजय देवनारायण शाही की रचना कौन सी है, तो ये बताइए आप सभी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी की कौन सी रचना है, तो ये है हिंदी साहित्य की 20वीं सदी। ए में चौथा लक्ष्मीकांत वर्मा। ये देख रहे हैं नई कविता के प्रतिमान, तो यहाँ पे 5वां नंबर सबसे 4 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो गया, बी ऑप्शन। अब आप मिला दीजिए आगे भी। रामविलास शर्मा की कौन सी है, तो रामविलास शर्मा की है निराला, ऐसे मिला लेंगे आप। विजय देवनारायण शाही की जैसी है, तो डी में पहला भी हो जाएगा और ये बी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 73 नंबर का। यहाँ पे आपको मिलान करना है और ध्यान देना है कि पंचवटी, यहाँ पे आप देखेंगे तो 73 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे पंचवटी क्या है, तो यह खंड काव्य है। सबसे पहले दो किस में है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी ये दोनों यहाँ पे कट जाएंगे। प्रिय प्रवास क्या है भाई, बताओ सभी लोग। मुक्तक काव्य है। पंचवटी खंड काव्य है, जिसका 2 ऑप्शन आपने सही किया। अब आप बताएंगे 73 में क्या सही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रिय प्रवास क्या है, तो ये महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है, 4 नंबर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। और आप देखेंगे एक कंठ विस्पाई क्या है, तो यह नाटक है। और शिवा बावनी यह मुक्तक है, यह रीतिकाल की रचना है, तो मुक्तक हो जाएगी। यहाँ पे डी आपका आंसर सही होगा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपक्ष रहित पंथ गह पूरा अबरन एक अधारा।
ये काव्य पंक्ति किस कवि की है, बताना है आपको 74 नंबर के प्रश्न में। तो यह है दादू दयाल की। जो प्रश्न इजी है वहाँ समय नहीं लेंगे, हम आपसे बार बार कह रहे हैं। आप देखेंगे, आप 75 नंबर का प्रश्न है, 75 नंबर के प्रश्न में ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा गुलाम बादशाह, एक नंबर पे यही रहेगा। इसके बाद होगा वसीयत, दूसरे नंबर पे आ जाएगा काल कोठरी, और तीसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आएगा पढ़ो फारसी बेचतुत। तो चौथे नंबर पे कौन है दूसरा, यहाँ पे सब कट जाएंगे। ये हो गया, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे स्थापना और तर्क का। यहाँ पे दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकाव और उनसे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वतंत्र और चयन की आज़ादी के महत्व मिला है। तो 76 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे क्या सही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों बातें गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इनका आधे अधूरे नाटक पढ़ेंगे ना मोहन राकेश का, तब आप समझ पाएंगे वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं, है ना। 76 नंबर के प्रश्न में आपका आंसर बी सही होगा, इनमें से दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे वात्सल्य, 77 नंबर का प्रश्न है। वात्सल्य के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। सूर के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है। राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो 77 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी। तो शुक्ल जी का कथन है। जब आप शुक्ल जी का इतिहास पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, ये रहा 78 नंबर का। या लंगुटी या लकुरी, लकुरी अरुका मरिया पर राजती हूँ पुर कौतही डारे उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है। मेरा बाई रसलीन रसखान। चलिए 78 नंबर के प्रश्न में आप सबको पता है कि यह रसखान की पंक्ति है, कई बार यह एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष, इजी है। डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य संबंधी मूल्यों को जिन दो भागों में विभाजित किया है वे हैं भाववादी कलावादी, मूल्यवादी कलावादी, कलावादी कल्पनावादी, कल्पनावादी भाववादी। देखिए प्रश्न का लेवल, तो मूल्यवादी और कलावादी, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न इजी प्रश्न है, जहाँ पे आप समझेंगे तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। चलो बताओ, तीसरे सप्तक में 80 नंबर के प्रश्न में, तो ये अवधेश कुमार चौथे में है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, और काके की विप्रशम, मैंने ऐसे एक ट्रिक बनाया है, आपके समझ में प्रस्तुत की हूँ, चैनल पे है। उस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे कवियों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखेंगे आप 81 नंबर का, गिरिजा दत्त वाजपेयी के अनुसार पहली कहानी कौन सी है। पंडितानी, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चूड़ें। तो ये कहानी विकास यात्रा से प्रश्न आपके समझ पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। पंडित और पंडितानी को पहली कहानी किसने मानी, गिरिजा दत्त वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है 82 नंबर का, हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित निबंध है तुलसीदास चंदन घी से अपनी अपनी बीमारी, बबुल और कैप्टस, भोर के जुगनू। तो आप देख पा रहे हैं कैसे पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे 82 नंबर के प्रश्न में। तो ये आपका जो तुलसीदास चंदन घी से और अपनी अपनी बीमारी दोनों इन्हीं के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 83 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष, देश भाषा में लिखी गोरख ग्रंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचना है। इनमें से सांप्रदायिक शिक्षा के लिए कौन सी है। यह कथन किस आलोचक के है, अब आपको बताना। तो यहाँ पे देखेंगे यह कथन शुक्ल जी का है। जब आप शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ लिए होंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किसने हिंदी की प्रथम राजनैतिक कहानी माना। ये प्रश्न अच्छा है, 84 नंबर का प्रश्न। तो भवदेव पांडे ने। जब आप साहित्य पढ़े होंगे ना, कोई भी साहित्य की पुस्तक पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेगा। अब आप देखेंगे अगला 85 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निबंध उत्तर आधुनिकतावाद से नहीं है। डेनियल बेल, जॉन देरिदा, रेमंड विलियम्स, रोला बार्थ। चलो 85 नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ सभी लोग। तो रेमंड विलियम्स इनका नहीं है उत्तर आधुनिकतावाद से। नेक्स्ट, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट होता है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों मजदूरी और प्रेम जो लगा है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि शीर्षकों का सही अनुक्रम बताना है। 86 नंबर के प्रश्न को चलो बताओ सभी लोग। मजदूरी और फकीरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और मजदूरी, मजदूरी और कला, और यहाँ पे यही है रिपीट हुआ है, तो आप ध्यान देंगे। तो 86 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे सी होगा, मजदूरी और प्रेम, प्रेम की मजदूरी, कला और मजदूरी और फकीरी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट 87 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, मुंडा भाषी
मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये 87 नंबर के प्रश्न में छोटा नागपुर। ये रहा आपके समक्ष 88 नंबर का प्रश्न है। व्यास सम्मान पाने वाले इतिहास ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र और हरदयाल, और हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। तो 88 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है इसे क्या मिला है? व्यास सम्मान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये रहा आपके समक्ष 89 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। 89 नंबर के प्रश्न को सभी लोग बताएंगे। तो ये अरबी नहीं आती। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। टोटल हम आपको 100 नंबर बताए थे, बट यहाँ पे आप याद रखेंगे दो यहाँ पे आता है क्या? पैसेज आता है। तो पैसेज आपकी अगर राय हो तो हम पैसेज को भी लेके आएंगे। यहाँ पे पैसेज पढ़ने में, प्रश्न को निकालने में आपको ही व्यवधान होगा, क्योंकि आप जितने अच्छे से, क्योंकि पैसेज पुराना तो पूछा नहीं जाएगा, हर बार नया पूछा जाता है। तो वैसे ही पैसेज के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, निबंधों को पढ़ते रहें। अक्सर रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से पैसेज बनते, हजारी प्रसाद के निबंधों से। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो आप ध्यान देंगे तो हम 90 प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी में लिए हुए हैं। चलिए, प्रत्येक के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? लुंठित वैसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन लुंठित नहीं दिया है। तो 90 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे। तो ल जो है पार्श्विक होता है, र लुंठित होता है, मतलब र लुंठित होता है। बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। आज के लिए ये रहे 90 प्रश्न। और प्रश्नों के आपको नेचर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। थोड़ा सा परिवार बढ़ाने में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वादा रहा कि हिंदी की इसी तरीके से सेवा हम निःशुल्क रूप से करते रहेंगे। आने वाले कोर्स बेचने वालों को एक समय में थोड़ी परेशानी हम सभी से होगी। ठीक है, धन्यवाद।